दोस्तों 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान यहां बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर रशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे, इंटरनेट पे अभी पाकिस्तान में ही हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या सनातन की ऐसी ताकत देखकर घबरा गए, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे हैं, जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ यहां पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल ही बना दिए गए। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक में आ गए हो। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 50 करोड़ लोग यहां स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग तो सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगाइए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने पड़ जाए ना, तो उसे भी नानी याद आ जाती है। लोगों को 500 रुपए देकर भी वहां लाते, तब भी लोग नहीं आते वहां पर। और ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, छोटे भैयों की रैली में तो उनके घर वाले भी नहीं आ रहे। और महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोनों से 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और ईश्वर में अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों ये देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म के बाद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है, तो इसके पीछे सनातन की यही ताकत ही तो है। और भारत क्यों, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कितने बड़े नंबर्स में विदेशों से लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। भारत में ऐसे होशियारों की कमी नहीं है दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर यह सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते। तो जो भी लोग इस कुंभ पर हो रहे खर्चे को लेकर फिक्रमंद है, उनको मैं ये भी बता दूं कि इस महाकुंभ पर अगर सरकार के 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उसे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होगी। इस दौरान अलग अलग लोग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आएंगे, सिर्फ उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ धार्मिक किताबों और प्रसाद को बेचने से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लोकल शॉपिंग में भी 10-10 हजार करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। मतलब जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है, उससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 40 दिन के अंदर महाकुंभ में पैदा होगा। और फिर भी कुछ सयाने ये पूछते हैं कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से सिर्फ 1 साल के अंदर उस पूरे एरिया में काम धंधा कहां चल गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात तो बार बार मत बोला करो कि मंदिर से और ये मेलों से देश को मिलता क्या है। मैं कहता हूं आस्था का तो कोई मोल ही नहीं है दोस्तों, लेकिन आस्था के साथ साथ अगर हम दुनिया भर से टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर्ज क्या है।